हेलो बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। भारत का भूगोल इस विषय से हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है, भारत का भौगोलिक परिचय, भारत की स्थिति। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत के क्षेत्रफल, भारत की स्थिति, भारत के दूरस्थ बिंदु और भारत की सीमा, चाहे वो स्थलीय हो या तटीय सीमा हो, दोनों सीमाओं के विषय में हम अध्ययन करेंगे। और ये एक ऐसा अपने आप में एक खास प्रकार का ऐसा वीडियो होगा बेटा, जिसमें एक ही वीडियो के अंदर में हम लोग भारत की स्थिति, क्षेत्रफल, दूरस्थ बिंदु और सीमा सब का अध्ययन करने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस क्लास में, और ये अपने आप में एक खास क्लास होगा जिसकी सहायता से हम बहुत सारी नॉलेज कलेक्ट करने वाले हैं, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा भारत के क्षेत्रफल पर। भारत का क्षेत्रफल कितना है तो याद करिए, और कॉपी और कलम लेकर आप बैठेंगे और जो भी फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं उसको आप नोट करिए। भारत के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये रहा आपका भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल। यानी कि जैसे आपके मान लीजिए एक कमरा होता है बेटा, इसका एरिया आप निकालते हो ना, एरिया कितना है एरिया, उसी तरीके से अगर भारत का पूरा एरिया निकाला जाता है, पूरा क्षेत्रफल निकाला जाता है तो वो आता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और ये क्षेत्रफल पूरे विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से बेटा वो 7वां नंबर पर आता है। याद रखिएगा, 7वां नंबर पर भारत का स्थान आता है, जो अपने आप में एक बहुत ही कह सकते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से बहुत ही कम क्षेत्रफल हम लोगों को मिला है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो हम दूसरे नंबर पे यानी सेकेंड पोजीशन पर हैं, और जबकि अगर जगह की बात करें तो जगह में 7वें नंबर पे हैं। तो कितना अजीब सा एक सिचुएशन है कि जनसंख्या दूसरे नंबर पे हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से हैं, और अगर स्थान की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो उस हिसाब से हम 7वें नंबर पर हैं। अच्छा, अब प्रश्न आपके दिमाग में ये उठता होगा कि सर अगर 7वें नंबर पे मानते हैं भारत है, तो इससे पहले जो 6 देश हैं उन देशों के नाम क्या हैं उसको भी बताया जाए। तो मैं बताता हूँ बेटा, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, और ये ट्रिक भी अपने आप में यूनिक होगा जिसे आपने कभी नहीं सुना होगा। तो आइए उसके पहले के देशों के बारे में बताते हैं। इसके पहले सबसे नंबर 1 पे आता है बेटा रूस, आप नोट करते रहिएगा। दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है बेटा अमेरिका, तीसरे नंबर पर आता है अमेरिका। चौथे नंबर पर है आपका चीन। 5वें नंबर पर है ब्राज़ील, ठीक है बेटा। 5वें नंबर पर कौन सा देश है? ब्राज़ील। 6ठे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पे है। और उसके बाद बेटा स्थान आता है भारत का 7वें नंबर पर। इसके लिए एक ट्रिक हम देना चाहते हैं, और हमारा ये खुद का बनाया हुआ ट्रिक है। हम एक सेंटेंस याद रखेंगे, रुक, ठीक, रुक अभी चीन का बा आभा, ठीक है बेटा। रुक अभी चीन का बा आभा। आभा का मतलब तेज। अभी चीन का आप तो जाना सिचुएशन के हिसाब से चीन आगे निकल रहा है, तो इसी पे एक ट्रिक बनाया गया है, रुक अभी चीन का बा आभा। अब रू फार आपका हो जाएगा रूस, आप लोग समझ सकते हैं। क फार आपका हो जाएगा कनाडा। अभी फार आपका हो जाएगा अमेरिका। चीन तो चीन ही है, ठीक है। का को आप साइलेंट समझिएगा। बा फार आपका ब्राजील हो जाएगा। आ फार आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और भा फार उसके बाद नंबर आएगा भारत का। तो इस सेंटेंस के माध्यम से आप ये याद कर सकते हैं बेटा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 प्रमुख देशों के नाम इससे आपको याद हो जाएंगे। रुक अभी चीन का बा आबा, ठीक है बेटा। इस ट्रिक को भी आप नोट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं बेटा हम अगले टॉपिक की तरफ। हाँ बेटा, तो ध्यान दीजिए, अगर भारत के क्षेत्रफल का परसेंटेज हम देखें तो पूरे विश्व के स्थलीय भाग के आधार पे भारत का क्षेत्रफल होता है बेटा 2.4%। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें एक सस्पेंस है। सस्पेंस ये है कि बहुत बच्चे समझते हैं कि पूरे पूरे धरती का क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का क्षेत्रफल 2.4% है, लेकिन ये गलत है बेटा।
हमने एक शब्द का उपयोग किया स्थलीय भाग के आधार पर, यानी आप लोग जानते हैं कि भारत पूरे विश्व का अधिकतर भाग तो समुद्र है, उस आधार पे नहीं 2.4% है। जितनी जमीन है पूरे विश्व के पास उसके आधार पर अगर देखा जाए ना, तो भारत को अगर मान लीजिए भारत पूरे विश्व के पास 100 वर्ग किलोमीटर जमीन है, तो उसमें 2.4 वर्ग किलोमीटर भारत के पास है। यानी कि स्थलीय भाग के आधार पर भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। आप उम्मीद करते हैं बेटा आपको समझ में आया होगा। हाँ देखिए, अब अगर हम भारत के अंदर की बात करें बेटा, तो भारत को अगर हम 3 भागों में बांट दें, एक मैदानी भाग, देखिए पहला भाग अगर हम बांटे मैदानी भाग। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत को तो कहीं कहीं 4 भागों में बांटा गया है, भौगोलिक स्थिति के आधार पर कहीं कहीं 5 भागों में बांटा गया है। लेकिन हम बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो मैदानी भाग, एक तटीय मैदानी समुद्र तटीय भाग होता है, एक मैदानी भाग होता है, मैं उनको एक ही में करके बता रहा हूँ। अगर भारत के मैदान की बात किया जाए ना कि भारत में कितना % मैदान है या जो मैदानी भाग है वो कितना % है, तो आप ध्यान दीजिएगा 43% भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% मैदानी भाग है, ठीक है। और 29.3% ये आपका पर्वतीय या पहाड़ी, पर्वत और पहाड़ी वाला क्षेत्रफल है, पर्वत या पहाड़ी वाला भाग है आपका। कितना बेटा कह सकते हैं 29.3%। और जो 27.7% है, 27.7% ये आपका पठारी भाग है, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं पहाड़ और पठार में डिफरेंस है। जैसे भारत के अभी मैं चर्चा करूंगा कौन कौन से भाग पर्वतीय हैं, कौन कौन से भाग पठारी हैं, कौन कौन से मैदानी भाग हैं। तो ये हमारा पूरा एक समरी रहा कि भारत के मैदानी भाग की अगर चर्चा करें तो 43% मैदानी भाग है, 29.3% पर्वत या पहाड़ी वाला भाग है, और 27.7% बेटा ये हमारा पठारी भाग है, ठीक है। और जो भारत में आप लोग जानते हैं कि कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस समय की बात करें तो भारत के पास कुल 28 राज्य हैं, ठीक, और कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये चीज़ें आप नोट करिएगा, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत के मैदानी भाग कितना है 43%, भारत का पर्वतीय या पहाड़ी वाला भाग कितना है 29.3%, और भारत का पठारी भाग कितना है 27.7%। आइए इन सभी परसेंटेज को देख के जोड़ते हैं कि क्या हमारा 100% हो जा रहा है कि नहीं। तो देखिए बेटा 43.0 कर लेते हैं और 29.3 करते हैं और 27.7 करते हैं, ये 0 हो गया आपका। 9 3 12 7 19 1 20, 0 यहाँ 2 हो गया, 2 4 6, 6 2 8 और 2 10। देखिए पूरा 100% हो गया। तो ये बिल्कुल कैलकुलेशन सही है। अब बढ़ते हैं बेटा अगले टॉपिक की तरफ। हाँ देखिए बेटा, अब अगर हम भारत की लंबाई पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर से दक्षिण तक की भारत की लंबाई है बेटा 3214 किलोमीटर। देखिए उत्तर से दक्षिण यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात किया जाए तो ये आपका आता है 3214 किलोमीटर। याद रखिएगा 3214 किलोमीटर आपका कश्मीर से कन्याकुमारी यानी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। और अगर हम पूरब से पश्चिम की बात करें बेटा, ये पूरब से यहाँ पश्चिम से हम शुरुआत करते हैं गुजरात से, और यहाँ पूरब अरुणाचल प्रदेश तक की अगर हम बात करें तो आपका ये हमारी चौड़ाई अगर इनको हम कह सकते हैं तो ये आता है बेटा 2900, देखिए हमने मिस्टेक किया, 2933 किलोमीटर। ओके, कितना है 2933 किलोमीटर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की तरफ 3214 किलोमीटर है और भारत की लंबाई पश्चिम से पूर्व की तरफ या पूर्व से पश्चिम की तरफ या उसको चौड़ाई भी कह सकते हैं 2933 किलोमीटर आती है। बढ़ते हैं बेटा अगले टॉपिक की तरफ। हाँ बेटा, अब बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा से के विषय में। तो भारत की स्थलीय सीमा, अब बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा। तो देखिए बेटा, भारत या किसी भी देश की 2 सीमाएं हो सकती हैं, एक होता है स्थलीय सीमा और एक होता है तटीय सीमा, या जो भाग समुद्र से जुड़े हैं उनको हम तटीय सीमा कहते हैं। जैसे बेटा यहाँ से आप देख सकते हैं गुजरात से लेकर ये भारत की तटीय सीमा जाती है और ये पश्चिम बंगाल की तक पहुँचती है।
और ये हमारी तटीय सीमा हो गई। और उसी तरीके से यहीं से हम शुरुआत करते हैं, ये जो घूम के जा रही है पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर हम कह सकते हैं अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से चीन, चीन से नेपाल, नेपाल से भूटान, भूटान से ये म्यांमार, म्यांमार से बांग्लादेश, यहाँ फिर पश्चिम बंगाल तक। तो ये हमारी बेटा स्थलीय सीमा हो गई। यानी कि भारत की दो तरह की सीमाएं हैं, एक कह सकते हैं स्थलीय सीमा, दूसरा हम तटीय सीमा कह सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थलीय सीमा। पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। तो भारत की तटीय सीमा कहां से प्रारंभ होती है? तो निश्चित तौर पे आप मैप में देख सकते हो कि भारत की तटीय सीमा गुजरात से ही स्टार्ट होती है, ठीक है, और ये पहुंचती है पश्चिम बंगाल तक। गुजरात से स्टार्ट होकर पश्चिम बंगाल तक पहुंच रही है। दूसरी बातें हम ये कहना चाहते हैं कि भारत के स्थल से जुड़े कौन कौन से देश हैं, ऐसे कौन कौन से देश हैं जो भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े हैं। तो आप देख सकते हैं नंबर 1 पे आता है हमारा पाकिस्तान। ये हमारा पाकिस्तान है जो स्थल से जुड़ा हुआ है, आप मैप में देख सकते हो। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपको दिखाई हालांकि नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर है अफगानिस्तान, ठीक है बेटा, अफगानिस्तान आ गया। तीसरे नंबर पर आपका आ गया बेटा ये चाइना, ये पूरा हिस्सा चाइना का है, कुछ यहाँ पे भी हिस्सा है चाइना का। तो ये हमारा चीन आ गया तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे ये नेपाल, ये भी भारत के स्थल से जुड़ा हुआ है। पांचवें नंबर पे आपका ये भूटान आ गया, ठीक है बेटा, पांचवें नंबर पे भूटान आ गया। छठे नंबर पे ये आपका म्यांमार आ गया, ठीक है बेटा, और ये 7वें नंबर पे आपका आ गया बांग्लादेश, ठीक। यानी कि यूं कह सकते हैं कि भारत के स्थलीय सीमा से कुल मिलाकर 7 देश जुड़े हुए हैं। 1 पाकिस्तान, 2 अफगानिस्तान, 3 चीन, 4 नेपाल, 5 भूटान और 6 म्यांमार और 7 बांग्लादेश। भारत के स्थलीय सीमा से बेटा ये कुल मिलाकर 7 देश जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा कुछ देश ऐसे भी हैं जो भारत के तटीय समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं, या हाँ यूँ कह सकते हैं कि भारत के पड़ोसी देश में अगर गणना करें तो भारत के पड़ोसी देश कहलाते हैं। और वो देश है बेटा हमारी ये श्रीलंका, और दूसरा बेटा आता है ये मालदीव, ठीक है ना। श्रीलंका और मालदीव ये ऐसे 2 देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश तो हैं, लेकिन उसके तटीय सीमा से। कोरोना की स्थिति को देखते हुए एक मस्त सा हमने ट्रिक बनाया हुआ है और आपको पसंद आएगा वो ट्रिक। ये कौन कौन से देश भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, और वो ट्रिक है पाकर, क्या है बेटा, पाकर आफत। पाकर आफत चीन का नींबू भी महंगा। हाँ देखिए बेटा, तो इसके लिए भी हमने एक ट्रिक बनाया हुआ है और उम्मीद करते हो ट्रिक आपको काफ़ी पसंद भी आएगा। भारत के स्थलीय सीमा से कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं, इसके लिए एक ट्रिक है। और वो ट्रिक क्या है, इसको ऊपर ले चलते हैं। हाँ मैं ट्रिक यहाँ लिखता हूँ, पाकर आफत चीन का नींबू भी महंगा। पाकर आफत चीन का नींबू भी महंगा। पाकर मतलब पाकिस्तान, आप इतना तो समझ सकते हैं। आफत का मतलब अफगानिस्तान, ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। चीन तो चीन ही है अपने जगह पे, एक का साइलेंट रहेगा पिछली बार की ट्रिक की तरह। नींबू फार यहाँ पे नेपाल आ गया, नी फार नेपाल, बू फार बांग्लादेश, ठीक है बेटा, बांग्लादेश। भी फार भूटान हो गया आपका, और महंगा फार आपका म्यांमार हो गया। तो ये एक मस्त सा ट्रिक है, कोरोना काल को देखते हुए ट्रिक बनाया गया है पाकर। और ये ट्रिक बेटा सबसे आप में एक यूनिक ट्रिक है, और ये ट्रिक खुद मैंने बनाया है। ये आपको ऐसा नहीं कि कहीं वीडियो से लिया गया है, किसी का देखकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ट्रिक मैंने अपने आप से बनाया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आएगा। पाकर आफत चीन का नींबू भी महंगा। पाकर फार पाकिस्तान, आफत फार अफगानिस्तान, चीन तो चीन ही है, नी फार नेपाल,
और बू फॉर बांग्लादेश हो गया, भू फॉर भूटान हो गया और महंगा फॉर म्यांमार हो गया। तो ये 7 देश ऐसे हैं बेटा जो भारत के कह सकते हैं स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। मैप में भी आप समझ पा रहे होंगे। अब हम ये जानेंगे कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो दूसरे देश की सीमा से जुड़ते हैं। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो दूसरे राज्य की सीमा से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो याद रखिएगा भारत के कुल मिलाकर 17 ऐसे राज्य हैं। कितने बेटा? 17 ऐसे राज्य हैं जो दूसरे देश की स्थलीय सीमा से जुड़ते हैं और उन 17 राज्यों के नाम भी हम अभी आपको बताने वाले हैं। फिलहाल चलते हैं अब उन 17 राज्यों को जानते हैं जो भारत की स्थलीय सीमा से दूसरे देश की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए। हाँ देखिए बेटा, तो समझते हैं कौन कौन से वो प्रदेश हैं जो दूसरे देश की स्थलीय सीमा से जुड़ते हैं। इस मैप के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है बेटा गुजरात। देखिए सबसे पहला हमारा प्रदेश है गुजरात जो पाकिस्तान की सीमा से जुड़ता है। दूसरा हमारा है राजस्थान, ये भी हमारे पाकिस्तान की सीमा से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ये हिस्सा आपका पाकिस्तान का ही है, यह पाकिस्तान है। तीसरा हमारा आता है बेटा पंजाब, ये भी हमारा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। और चौथा आता है जम्मू कश्मीर। ठीक है बेटा, जम्मू कश्मीर ये भी राज्य आपका पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार ऐसे 4 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ये 4 राज्य पाकिस्तान की सीमा से जुड़े हुए हैं। इसको भी एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं जो काफ़ी फेमस ट्रिक है। ये दूसरे का ट्रिक है और काफ़ी बच्चे इसको पढ़ते भी रहते हैं। गुजरात से, गुजरात, ठीक है, चूंकि गुजरात से हमको स्टार्टिंग भी करनी है। हमको करना क्या है बेटा, यहाँ त के जगह पे हमको फ लगा देना है बस। ठीक है, अब देखिए गु फॉर गुजरात, ये तो खुद जुड़ा हुआ है। ज फॉर जम्मू कश्मीर, ये भी अपने आप में जुड़ा हुआ है। रा फॉर आपका आ गया राजस्थान, ये भी जुड़ा हुआ है पाकिस्तान से। और प फॉर पंजाब हो गया। ठीक है बेटा, तो ये भी पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान से इसे कौन कौन से राज्य हैं जो जुड़े हुए हैं, तो गुजरात नामक इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कौन कौन से राज्य किस किस देश से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब अगला आता है बेटा हमारा राज्य में हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। इसकी सहायता से आप ये भी देख पा रहे हैं कि कौन सा प्रदेश कहाँ स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश है जो कि चीन की सीमा से भी जुड़ा हुआ है। दूसरा आता है बेटा उत्तराखंड। अगला हमारा आता है उत्तराखंड। ठीक, उसके बाद आता है हमारा स्वयं उत्तर प्रदेश, ये भी दूसरे देश की सीमा से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आता है बिहार, ये भी दूसरे देश की सीमा से जुड़ा हुआ है, नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ है। उसके बाद एक राज्य यहाँ छोटा सा हमारा है बेटा, इसको हम सिक्किम कहते हैं। याद रखिए जो छोटा सा राज्य हमको दिखाई दे रहा है ये हमारा है सिक्किम। तो ये भी दूसरे देश की सीमा से जुड़ा हुआ है। अगला हमारा है ये असम, ये जो हम केसरिया रंग का देख पा रहे हैं ये हमारा असम है। थोड़ा सा बेटा ज़्यादा राज्य हैं, लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप समझने का प्रयास करिएगा। ये असम हो गया। उसके बाद ये हमारा आता है जो नीले कलर का, ये अरुणाचल प्रदेश है। क्या है बेटा? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश भी एक ऐसा देश है जो दूसरे देश की सीमा से जुड़ा हुआ है। बाकी अभी और भी प्रदेश हैं। अरुणाचल प्रदेश एक प्रदेश है बेटा जो दूसरे देश की सीमा से जुड़ा हुआ है। बाकी कुछ और ऐसे प्रदेश हैं जो हम यूँ कह सकते हैं कि दूसरे देश की सीमा से जुड़े हुए हैं और ये छोटे छोटे जो 7 सिस्टर के प्रदेश हैं। जैसे यहाँ यूँ हम कह सकते हैं ये हमारा नागालैंड हो गया। ठीक, नागालैंड। इसके बाद यहाँ पर नीचे आप आ जाइए मणिपुर, ये हमारा मणिपुर हो गया। ठीक है बेटा, इसके नीचे आएंगे ये वाला, ये प्रदेश हमारा मिजोरम है, मिजोरम। उसके बाद त्रिपुरा है और मेघालय है, ये त्रिपुरा और ये मेघालय बेटा। तो ये भी दूसरे देश की सीमा से जुड़े हुए हैं और बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। और ये हमारा पश्चिम बंगाल, सबसे मुख्य तो हम भूल ही जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल। तो ये मिला के कुल ऐसे प्रदेश हैं जो दूसरे देश की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, जिसमें गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर 4, हिमाचल प्रदेश 5, उत्तराखंड 6, उत्तर प्रदेश 7, बिहार 8, सिक्किम 9, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश 10,
ठीक है बेटा। उसके आगे नागालैंड 11, असम 12, यहाँ पर आ गया मणिपुर 13, मिजोरम 14, त्रिपुरा 15, मेघालय 16 और पश्चिम बंगाल ये 17। यानी कुल 17 ऐसे प्रदेश हैं जो यूं कह सकते हैं दूसरे देश की स्थलीय सीमा से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अब आइए हम ये पढ़ते हैं कि कौन कौन से प्रदेश किस किस देश के स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया बेटा, हम पूरा बृहद जानकारी आपको देंगे और कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे जीके से संबंधित या भूगोल से संबंधित पूछेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उस प्रश्न का जवाब देने में आप सक्षम रहेंगे। इस बेस पर मैं आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हाँ देखिए बेटा, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा बांग्लादेश की। बांग्लादेश किस किस प्रदेश यानी भारत के किस किस प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ है, तो आप देख पा रहे हैं इस मैप में बांग्लादेश को। बांग्लादेश ये हमारा पश्चिम बंगाल है बेटा, ये पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, बांग्लादेश की, याद रखिएगा। तो बांग्लादेश किस किस प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा पश्चिम बंगाल हो गया नंबर 1। दूसरा हमारा बेटा यहां पर आ गया मिजोरम, ये हमारा मिजोरम है। मिजोरम, ठीक। तीसरा हमारा ये जो पीला वाला प्रदेश है बेटा, ये त्रिपुरा। उसके बाद ये जो हमारा केसरिया रंग का प्रदेश है, असम। और अगला है मेघालय, ये जो छोटा सा प्रदेश आपको थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा है, ये मेघालय है, ये मेघालय है बेटा। तो यूं पूछा जाए कि बांग्लादेश, ये जो बांग्लादेश हमारा, ये किन किन प्रदेशों से जुड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। देखिए बेटा, आप अगर एक विद्यार्थी हैं तो ये पूरे भारत का मैप आपके दिमाग में बसा रहना चाहिए। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, असम और मेघालय। यहाँ पे मैं बता भी रहा हूँ कि कौन कौन से प्रदेश कहाँ कहाँ स्थित हैं। ये मेघालय रहा, ये असम रहा, और ये हमारा जो हमारा नीचे का जो प्रदेश दिखाई दे रहा है वो मिजोरम है। ठीक है, उसके बगल में पीले कलर का ये बेटा त्रिपुरा, और ये पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये 5 कुल ऐसे प्रदेश हैं जो बांग्लादेश के स्थलीय सीमा से जुड़ते हैं या जो बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं भूटान से कौन कौन प्रदेश जुड़े हुए हैं। ठीक है बेटा, भूटान से कौन, हाँ देखिए बेटा, तो भूटान, ये हमारा आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये हमारा देश है प्यारा सा भूटान। इससे कौन कौन से भारत के राज्य सटे हुए हैं, तो मैप में ही आप समझ सकते हो अगर आपको नॉलेज है कि कौन कौन प्रदेश कहाँ स्थित है। जैसे ये हमारा छोटा सा जो प्रदेश है, इसको हम सिक्किम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सिक्किम। ये प्रदेश भूटान से सटा हुआ है या इसकी जो सीमाएं है वो भूटान से लगती हैं। ये जो पश्चिम बंगाल है ना बेटा, यहाँ से लेके घूमकर ऐसे यहाँ तक मिला हुआ है। तो भूटान से दूसरा जो प्रदेश जिसकी सीमाएं सटी हुई हैं वो है पश्चिम बंगाल। ठीक, क्योंकि पश्चिम बंगाल वहां तक जाता है बेटा, यहाँ तक देखिए ऐसे घूम कर ये यहाँ तक जाता है, तो पश्चिम बंगाल हो गया। तीसरा हमारा ये मुख्य जो हमारा प्रदेश दिखाई दे रहा है, ये असम हो गया। ठीक, असम बेटा यहीं से शुरू होता है, ऐसे घूम के ऐसे असम रहता है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो यानी कि हम कुल मिला जुला के कह सकते हैं कि ऐसे 4 राज्य हैं जो आपके भूटान से सटे हुए हैं। उनके नाम क्या है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम। इसको नोट करते रहिएगा बेटा। अब चलते हैं म्यांमार की बात करते हैं कि म्यांमार से कौन कौन से राज्यों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। हाँ देखिए बेटा, तो ये हमारा रहा म्यांमार, ये म्यांमार देश है और इससे हमारे देश की कौन कौन से राज्य की सीमाएं सटी हुई हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया, जिसकी सीमाएं म्यांमार से सटती हैं, अरुणाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पे आता है नागालैंड, ये हमारा छोटा सा राज्य है नागालैंड, इसकी सीमाएं भी किससे सटती हैं बेटा, म्यांमार देश से। और तीसरा हमारा प्रदेश आता है मणिपुर और उसके बाद से मिजोरम। तो ये हमारा मणिपुर जिसकी सीमाएं भी म्यांमार से सटती हैं, और ये चौथा हमारा राज्य है, कह सकते हैं इसको मिजोरम। ठीक है बेटा, तो म्यांमार से सटने वाले 4 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमाएं म्यांमार से लगती हैं।
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ओके बेटा, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, ये बार बार इन छोटे छोटे राज्यों के नाम आ रहे हैं, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं इसके विषय में, राज्य कौन कौन से और कहाँ कहाँ स्थित हैं। हाँ देखिए बेटा, तो ये जो राज्य हैं छोटे छोटे बेटा इतने दूर में बसे हुए हैं, इनको हम सेवन सिस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कहीं कहीं परीक्षा में पूछता भी है, इनको हम सेवन सिस्टर के प्रदेश कहते हैं। इसमें 7 प्रदेश कुल मिलाकर आते हैं। ये लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, ये देखिए ये लाइन आकर यहाँ पर खत्म होती है। तो ये जो हमारा डी लिखा हुआ है ना बेटा, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। हम इसको ए से डिनोट कर दे रहे हैं क्योंकि लिखना बहुत बड़ा बड़ा हो जा रहा है और दिक्कत हो रही है हमको लिखने में। तो ये हमारा बेटा अरुणाचल प्रदेश है, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पे ये जो अरुणाचल प्रदेश के नीचे ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, उसके नीचे आता है बेटा नागालैंड। क्या है ये, नागालैंड, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। ये हमारा बेटा नागालैंड है, ठीक है, आप लिखते रहिएगा। तीसरे नंबर पे बेटा जो आता है नागालैंड के नीचे, वो हमारा मणिपुर है। क्या बेटा, मणिपुर, ये हमारा रहा मणिपुर। उसके नीचे हमारा मिजोरम आता है। ये देखिए जो ये मणिपुर की सीमा के नीचे वाला जो प्रदेश है, ये हमारा मिजोरम है। क्या है, मिजोरम। उसके बगल में ये हमारा आता है बेटा त्रिपुरा, ठीक है, ये हमारा रहा त्रिपुरा। और उसके बगल में ये वाला प्रदेश मेघालय है। क्या है बेटा, मेघालय। इस और यहाँ पर बीच में जो इनके बीच में आता है ये असम है। इसको क्या कहते हैं, असम। तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो 7 प्रदेश है ना बेटा, इसको हम कहते हैं सेवन सिस्टर के प्रदेश। ये सेवन सिस्टर के नाम से मशहूर है और अधिकतर देश की सीमाएं इनसे सटी हुई हैं। तो सेवन सिस्टर के प्रदेश कौन कौन से हैं, इसको नोट करिएगा आप लोग। कौन कौन से हैं बेटा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। इसको नोट कर लीजिएगा, ये सेवन सिस्टर के प्रदेश के नाम से भी जाने जाते हैं। हाँ देखिए बेटा, अब भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई के विषय में चर्चा करते हैं। तो हमने जैसा कि बताया है कि भारत की स्थलीय सीमा यहाँ गुजरात से स्टार्ट होकर और यहाँ पर आपके पश्चिम बंगाल पर समाप्त होता है। जैसे यहाँ रेड लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रेड लाइन बेटा देखिए, ये रेड लाइन वो आपकी स्थलीय सीमा है। तो भारत के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, ये भी नोट करने वाला एक फैक्ट है कि 15,200 किलोमीटर है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर आता है, ठीक है बेटा, तो इसको आप नोट करिए। हाँ देखिए बेटा, अब जैसा आप जानते हैं कि भारत के स्थलीय सीमा से 7 देश लगे हुए हैं, उनके नाम को ट्रिक के माध्यम से मैंने बता दिया है। अब ये चर्चा कर लेते हैं कि इन देशों की कितनी कितनी सीमाएं भारत से लगी हुई हैं। तो सबसे बड़ा, सबसे अधिक मात्रा में जिसकी सीमा भारत से लगी है वो देश है बेटा हमारा बांग्लादेश। याद रखिएगा, बांग्लादेश की सबसे अधिक सीमा भारत से लगी हुई है। यानी कि अगर लंबाई की बात करें तो सबसे अधिक लंबाई जो है स्थलीय सीमा की जो दूसरे देश से लगती है वो है बांग्लादेश की, और वो है बेटा 4096.7 किलोमीटर। याद रखिएगा, जैसा कि आप पीछे पढ़ भी चुके हो कि बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य जुड़ते हैं, ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सब चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य बांग्लादेश से जुड़ते हैं। और इन सभी राज्यों की स्थलीय सीमा मिलाकर यूँ कह सकते हैं कि 4096.7 किलोमीटर जो सीमा है ना वो बांग्लादेश से मिलती है हमारे देश की। अब बढ़ते हैं अगले देश की तरफ। दूसरे नंबर पे बेटा आता है चीन, ये चाइना। कुछ सीमा यहाँ पर मिली हुई है और कुछ सीमा यहाँ पर जुड़ती है, ये हम कह सकते हैं। तो भूटान की हो गई, यहाँ से चीन की सीमा जुड़ती है। तो चीन की कितनी सीमा भारत से जुड़ती है, ये एक प्रश्न है। तो याद रखिएगा 3488 किलोमीटर, ये याद रखने योग्य बात नहीं है कि 3488 किलोमीटर चीन की सीमा भारत से जुड़ती है। कौन कौन से राज्य भारत चीन से जुड़े हुए हैं, तो नंबर 1 ये जम्मू कश्मीर, ये भी नोट कर लीजिए, जम्मू कश्मीर। दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश, ठीक है बेटा, कौन, हिमाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पे उत्तराखंड, ये हमारा उत्तराखंड हो गया, ठीक है। चौथे नंबर पे सिक्किम, ये हमारा छोटा सा प्रदेश सिक्किम हो गया। और
5वें नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। और ये हमारे 5 राज्य ऐसे हैं जो कि चीन की सीमा से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से इसको नोट कर लीजिएगा। जम्मू कश्मीर नंबर 1, हिमाचल प्रदेश नंबर 2, उत्तराखंड नंबर 3, सिक्किम नंबर 4 और 5वें पर आता है अरुणाचल प्रदेश। तो चीन की सीमा से जुड़ने वाले 5 प्रदेश हैं और इन 5 प्रदेश की कुल 3488 किलोमीटर की सीमा जो है चीन से जुड़ती है। तो नंबर 1 पे आता है बांग्लादेश जिसकी 4096.7 किलोमीटर सीमा जुड़ती है और नंबर 2 पे आता है बेटा चीन जिसकी 3488 किलोमीटर की सीमा भारत से जुड़ती है। अब नंबर 3 पे हमारा आता है पाकिस्तान। चलिए उसके विषय में भी चर्चा करते हैं। हाँ देखिए बेटा, तीसरे नंबर पर हमारा आता है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर, नोट कर लीजिएगा इसको, 3323 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान की भारत से जुड़ती है। और कौन कौन से प्रदेश जुड़ते हैं, तो गुजरात नामक उस जो हमारा ट्रिक था उससे आप खुद जान पाए हैं, पहले भी मैंने चर्चा कर लिया है। गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब, ये 4 राज्यों की सीमाएं कह सकते हैं कि पाकिस्तान से जुड़ती हैं और कुल मिलाकर 3323 किलोमीटर सीमा भारत से और पाकिस्तान से मिला हुआ है। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं। अगला देश का नंबर आता है नेपाल। ये हमारा जो देश है ये बेटा, ये हमारा नेपाल है। नेपाल की 1751 किलोमीटर की सीमा, ये नोट कर लीजिएगा, 1751 किलोमीटर की सीमा भारत के प्रदेशों से जुड़ती है, जिसमें प्रमुख प्रदेश है उत्तराखंड। ये हमारा उत्तराखंड नंबर 1। नंबर 2 उत्तर प्रदेश की सीमा जुड़ी हुई है। नंबर 3 बिहार की सीमा जुड़ी हुई है और नंबर 4 सिक्किम की सीमा जुड़ी हुई है और पश्चिम बंगाल, ये सिक्किम हमारा और ये हमारा पश्चिम बंगाल। तो कहा जाए कि नेपाल से कितने प्रदेश की सीमा जुड़ी हुई है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार, ये 5 राज्यों की सीमाएं नेपाल और भारत के बीच में हैं और कुल मिलाकर 1751 किलोमीटर की दूरी है नेपाल और भारत के बीच में सीमाओं का। चलते बेटा अगले विषय पे। हाँ देखिए बेटा, अगला हमारा जो देश आता है वो है म्यांमार। ठीक है, ये म्यांमार जिसकी कुल मिलाकर हम यूं कहें बेटा, ये म्यांमार हमारा है जिसके विषय में हमने चर्चा कर भी लिया है। तो म्यांमार की 1643 किलोमीटर, याद रखिएगा, 1643 किलोमीटर की सीमा भारत से जुड़ती है और इसमें कौन कौन से प्रदेश हैं इसके विषय में मैंने चर्चा कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा नागालैंड, ये हमारा मणिपुर और ये हमारा मिजोरम, ये प्रदेश की सीमा इस म्यांमार देश से लगती है और कुल मिलाकर 1643 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है बेटा, अगला देश हमारा आता है भूटान। ये बेटा छोटा सा देश भूटान। अभी हमने चर्चा करी है कि कौन कौन से प्रदेश की सीमा भूटान से लगती है। कुल मिलाकर भूटान की अगर बात करें बेटा तो 699 किलोमीटर की सीमा है भारत और भूटान के बीच में, स्थलीय सीमा। और इसमें सिक्किम, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, सिक्किम इससे जुड़ा हुआ है। दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल जुड़ा हुआ है, तीसरे नंबर पे असम जुड़ा हुआ है और चौथे नंबर पे ये नागालैंड जुड़ा हुआ है। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और नागालैंड ये भूटान से जुड़े हुए प्रदेश हैं और कुल मिलाकर 699 किलोमीटर की इसकी स्थलीय सीमा भारत के बीच में है। और सबसे कम जिसकी स्थलीय सीमा है वो देश है हमारा बेटा, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है आपका, लेकिन मैं यहाँ इंडिकेशन कर रहा हूँ, अफगानिस्तान है। याद रखिएगा, ऐसा देश जिसकी सबसे कम मात्रा में स्थलीय सीमा भारत से जुड़ती है वो है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान, इसकी केवल 106 किलोमीटर की जो हमारी सीमा है वही केवल भारत से सटी हुई है और केवल एक ऐसा राज्य है जो इससे जुड़ा हुआ है और वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये अपने आप में एक यूनिक प्रश्न है कि ऐसा कौन सा देश है जिससे केवल एक राज्य की सीमा जुड़ी हुई है, तो वो है हमारा अफगानिस्तान। बाकी सभी जो देश हैं जो हमारे देश से जुड़े हुए हैं वो कई प्रदेशों से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिससे केवल अफगानिस्तान की सीमा जुड़ी हुई है और उसकी कुल लंबाई है बेटा 106 किलोमीटर, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो हमने बता दिया कि कौन कौन से देश हैं जो भारत से स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। नंबर 1 पे बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर, दूसरा है चीन 3488 किलोमीटर, तीसरा है पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, चौथा है नेपाल 1751 किलोमीटर, पांचवा है हमारा म्यांमार 1643 किलोमीटर, छठा है भूटान 699 और सबसे लास्ट है अफगानिस्तान जो 106 किलोमीटर की सीमा से भारत से जुड़ा हुआ है। ठीक है बेटा,
आप उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। और अभी बहुत सारी बातों की चर्चा करनी है। एक मैराथन वीडियो है जिसमें हम सभी जानकारी भारत के विषय में आपको देने वाले हैं। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। हाँ देखिए बेटा, अब कुछ रेखाओं के विषय में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप कभी कभी नाम सुनते होंगे, रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, ठीक है। इस तरीके कुछ रेखाओं के नाम आप अक्सर सुनते होंगे। तो कौन सी रेखा कहाँ कहाँ पर है और किन किन देशों के बीच में है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। तो याद रखिएगा, जो भारत और पाकिस्तान, ठीक है बेटा, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, यहां से आपको दिखाई दे रही है, ठीक, इसको हम कहते हैं रेडक्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, रेडक्लिफ रेखा। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो स्थलीय रेखा है उसको हम रेडक्लिफ रेखा कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, याद रखिएगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है बेटा उसको हम कहते हैं डूरंड रेखा। क्या कहते हैं, डूरंड रेखा। नोट करिएगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को हम डूरंड रेखा कहते हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको हम रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। ओके बेटा। अच्छा, सबसे विवादित जो रेखा है, अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि विवाद हो गया भारत और चीन के बीच में। तो ये जो रेखा दिखाई दे रही है बेटा ना, ये हमारी यहाँ पे है, फिर यहाँ पर है। इसको हम भारत और चीन के बीच की जो रेखा है उसको हम कहते हैं बेटा मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं, मैकमोहन रेखा। याद करिएगा, मैकमोहन रेखा। तो ये तीन बड़ी बहुत ही प्रमुख रेखा है। पहला रेडक्लिफ जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, दूसरा डूरंड जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, तीसरा भारत और चीन की स्थलीय सीमा के बीच में मैकमोहन रेखा है। और एक रेखा कभी कभी और पूछा जाता है, ये जो बांग्लादेश की सीमा आप देख रहे हो ना बेटा, ये जो बांग्लादेश की सीमा है, इसको भी एक रेखा के नाम से पुकारा जाता है जिसको हम कहते हैं त्रिपुरा शून्य रेखा। ये बहुत कम सुनने को मिलता है लेकिन कभी कभी पूछ देता है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। त्रिपुरा शून्य रेखा इसको कहते हैं। ओके बेटा, तो चार प्रमुख रेखा हैं। एक हम कह सकते हैं कि नाम लीजिए रेडक्लिफ, दूसरा डूरंड, तीसरा मैकमोहन, चौथा त्रिपुरा शून्य रेखा। किन किन प्रदेशों के बीच में, ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अब बात करते हैं भारत के तटीय सीमाओं के विषय में। अभी तक तो हमने स्थलीय सीमा के विषय में खूब नॉलेज ले लिया है, अब तटीय सीमा पर आते हैं। हाँ देखिए बेटा, तो भारत की स्थलीय सीमा की बात कर चुके हैं हम और काफी बृहद स्तर पर उसका अध्ययन कार्य किया है। अब हम आते हैं भारत के तटीय सीमा पर। तो जहां तक भारत की बात है, ये तीन प्रमुख जल स्रोतों से घिरा हुआ है। पश्चिम में बेटा अरब सागर, यहाँ पे देखिए ये अरब सागर से घिरा है पश्चिम में। और अगर हम बात करें पूरब की तरफ तो ये बंगाल की खाड़ी से, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी। और उसके बाद अगर हम दक्षिण की बात करें तो हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो अगर भारत की बात करें तो ये तीन तरफ से प्रमुख जल स्रोतों से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। अगर हम बात करते हैं पूर्व दिशा की तरफ तो बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। और अगर हम दक्षिण की बात करें तो बेटा ये हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, अब आइए ये जानते हैं कि कौन कौन से प्रदेश, जैसे हमने पढ़ा कि 7 ऐसे देश थे जिनसे भारत की स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है। अब ऐसे कौन कौन से प्रदेश हैं, देश की बात तो छोड़ दीजिए, अब देश की बात भी कर लीजिए, चलिए कर ही लेते हैं। ऐसे 4 देश हैं जिसके भारत की तटीय सीमा जुड़ी हुई है। कौन कौन से देश हैं वो बेटा? एक तो हो गया आपका मालदीव, ठीक है। दूसरा आपका हो गया श्रीलंका, यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पर आपका मालदीव। और 2 देश यहाँ बगल में पड़ते हैं। जब पूरे विश्व का मैप आप देखेंगे तो इंडोनेशिया एक पड़ता है, ठीक है, और एक पड़ता है बेटा थाईलैंड। ये ऐसे कुल मिला के 4 देश हैं जो जिसकी सीमाएं जो है भारत के तटीय सीमा से जुड़ी हुई हैं। कौन कौन से देश हैं? श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड और इंडोनेशिया। याद रखिएगा, यहाँ पर थाईलैंड और इंडोनेशिया जो विश्व के मैप में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी ये 2 देश तो आपको भारत के मैप में ही मिल जाते हैं। तो देश की बात तो करनी ही नहीं है क्योंकि ये देश काफी दूर दूर हैं, भले से भारत के तटीय सीमा से जुड़े हुए हैं, वो अलग चीजें हैं। अच्छा, दूसरी बातें हम ये जानना है हमको कि कौन कौन से ऐसे प्रदेश हैं जिनके तटीय सीमाएं हैं या जो समुद्र से जुड़े हुए हैं। तो नंबर 1 पे आप अब देखते जाइए, मैं यहाँ पे अब नाम बताता जाऊंगा, आप लिखते जाइएगा। नंबर 1 पे ये राज्य है जो लिखा हुआ है यहाँ पर, गुजरात।
ठीक है, नंबर 1 पे गुजरात, दूसरे पे महाराष्ट्र, यहाँ पे एक छोटा सा राज्य आपको दिखाई दे रहा है गोवा, ये चौथा राज्य है कर्नाटक, पांचवा राज्य है ये आपका, कर्नाटक के बाद केरल आ जाता है, ये छोटा सा राज्य है, छठा है तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश, यहाँ पे देखिए ये आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद उड़ीसा हो गया, उसके बाद आपका हो गया वेस्ट बंगाल, यहाँ पे पश्चिमी बंगाल। तो ये ऐसे देश हैं बेटा वो कह सकते हैं कि समुद्र से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, और यहाँ पे आपका केरल आ गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और आपका उड़ीसा हो गया, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि कौन कौन से ऐसे प्रदेश हैं जो समुद्र से जुड़े हुए हैं। उसके बाद बेटा अगर आगे की बात करें तो इसमें और हमारे ऐसे कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो कह सकते हैं कि समुद्र से जुड़े हुए हैं, जिसमें ये अंडमान निकोबार, ठीक है, और ये लक्षद्वीप भी आपको दिखाई दे रहा है। तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये भी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो समुद्र से कौन कौन से प्रदेश जुड़े हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हैं, इसके बारे में हमने जानकारी ले ली है। अगर तटीय सीमा की बात करें कि भारत की तटीय सीमा कितनी है, तो इसको थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना होगा। भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं तब आपको समझने में आसानी होगी। देखिए बेटा, भारत की तटीय सीमा यही गुजरात से स्टार्ट होती है, ठीक, गुजरात से स्टार्ट होके ये तटीय सीमा आपकी पश्चिम बंगाल तक जाती है। ये पूरी जो मुख्य भारत की तटीय सीमा, इसको हम मुख्य भारत की तटीय सीमा कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, जो कुछ ऐसे द्वीप समूह भी हैं जो भी वो भी तो भारत के हिस्सा हुए, तो इनकी भी कुछ सीमाएं होंगी, तो इनको अभी हम ऐड नहीं कर रहे हैं। ये भारत की मुख्य तटीय सीमा की अगर मैं बात करूं तो इसकी पूरी लंबाई है बेटा 6100 किलोमीटर। याद रखिएगा, भारत की मुख्य तटीय सीमा की कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जरूर याद रखिएगा कि अगर इन द्वीप समूहों को भी जोड़ दिया जाए ना, जिसे यहाँ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी जोड़ दे रहे हैं हम, तो कुल अगर तटीय सीमा की बात किया जाए तो 7516 किलोमीटर भारत की कुल तटीय सीमा है। इसको याद कर लीजिएगा, मुख्य तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, और अगर कुल तटीय सीमा की बात करेंगे तो ये लंबाई आपकी हो जाएगी 7516 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी तटीय सीमा की लंबाई सबसे अधिक है? तो उसका उत्तर है बेटा गुजरात। इसकी तटीय सीमा की लंबाई सबसे अधिक है, और ये हमारी लंबाई है बेटा 1214.7 किलोमीटर। याद रखिएगा, सबसे अधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला प्रदेश गुजरात है, और सबसे कम है बेटा गोवा का, और इसके तटीय सीमा की लंबाई केवल 101 किलोमीटर है। जैसे कि आप पिछले बार में स्थलीय सीमा में आपने पढ़ा था, तो उसमें भी हमने देखा था कि जो हमारा अफगानिस्तान था उसकी तटीय सीमा की लंबाई सबसे कम थी, लेकिन यहाँ पर बेटा गोवा है, और गोवा के तटीय सीमा की लंबाई है 101 किलोमीटर। तो कौन सा प्रदेश है जिसके तटीय सीमा की लंबाई सबसे ज़्यादा है? तो कह सकते हैं गुजरात 1214.7 किलोमीटर। और कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसके तटीय सीमा की लंबाई सबसे कम है? तो उसका उत्तर है हमारा गोवा। और बाकी कौन कौन से प्रदेश तटीय सीमा से जुड़े हुए हैं तो वो हमने आपको पहले बता दिया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। उड़ीसा का नाम शायद हम भूल गए हैं बेटा, उड़ीसा। और उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे प्रदेश हैं जो हमारे देश की तटीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो हमने समुद्र तटीय भाग की चर्चा कर लिया है, कौन कौन से प्रदेश हैं जो इससे समुद्रों से जुड़े हुए हैं, इसके विषय में हमने जानकारी ले लिया। अब कुछ और जानकारी के लिए देखिए बेटा, जो समुद्र तट से जुड़ा हुआ ये पूरब का जो क्षेत्र है, ये पूरब का क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं बेटा पूर्वी तट। क्या बोलते हैं? पूर्वी तट, ठीक है। और समुद्र से के तट से जुड़ा हुआ है जो पश्चिमी वाला जो हिस्सा है, पश्चिम वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं बेटा पश्चिमी तट। क्या बोलते हैं? पश्चिमी तट। ओके, तो ये हमारा हो गया ये पूर्वी तट, और यहाँ से लेकर यहाँ पश्चिम बंगाल तक ये हमारा हो गया बेटा पश्चिमी तट, ठीक है। इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अच्छा, ये पूर्वी तट पर जो स्थित पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यहाँ पर इस तरीके से पूर्वी तट पर स्थित जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं महेंद्रगिरी पर्वत।
याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, महेंद्रगिरी पर्वत, ठीक है, या इसको पूर्वी घाट भी कहते हैं। तो तट और घाट में थोड़ा सा फर्क है, याद रखिएगा। तट तट होता है और घाट हम किसको बोलते हैं, पूर्वी तट पर पाए जाने वाले पर्वत श्रृंखला को हम बोलते हैं पूर्वी घाट। ये हमारा पूर्वी घाट है, ठीक है बेटा। अच्छा, पश्चिमी तट पर जो पाए जाने वाली श्रृंखला है उसको हम बोलते हैं सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। क्या बोलते हैं बेटा, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और इसको हम पश्चिमी घाट के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग, इसको हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। तो कौन हमारा पूर्वी घाट है, कौन हमारा पश्चिमी घाट है, इसको आप समझ लीजिएगा। जो महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला है बेटा, वो हमारा पूर्वी घाट है, और जो हमारा सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है वो हमारा पश्चिमी घाट है, ठीक है। तट और घाट में कुछ फर्क है बेटा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो पर्वत श्रृंखलाएं, ये जैसे महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला ये और ये सह्याद्री पर्वत श्रृंखला बेटा, ये दोनों जहाँ आपस में मिलते हैं ना बेटा, इसको हम नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, याद रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। ये काफ़ी आप सुनते होंगे नीलगिरी की पहाड़ी, तो आप जान लीजिए कहाँ है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं आपस में मिलती हैं उसको हम बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। जो हमारा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी है ना बेटा, वो यहीं पर स्थित है, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी पर ही स्थित है। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप समझ गए होंगे कि क्या पूर्वी घाट है, कौन सा पश्चिमी घाट है, कौन पूर्वी तट है, कौन पश्चिमी तट है। इसको आप थोड़ा सा जानकारी में रखिएगा। अब बढ़ते हैं कुछ अगले टॉपिक की तरफ। देखिए बेटा, जो हमारा पूर्वी तट है ना, इसको 4 प्रमुख भागों में, अब 4 प्रमुख तटों में डिवाइड कर दिया गया है। और वो तट कौन कौन से हैं बेटा, इसकी जानकारी भी आप ले लीजिए। देखिए, गुजरात से लेकर, कहाँ से, गुजरात से लेकर दमन, यहाँ पर एक दमन नामक स्थान है, तो गुजरात से लेकर दमन तक का जो तट है इसको हम बोलते हैं बेटा काठियावाड़ तट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आप नाम सुनते होंगे। इसको हम बोलते हैं बेटा काठियावाड़ तट, ठीक है। कौन सा तट, काठियावाड़ तट, ठीक है। अच्छा, दमन से लेके महाराष्ट्र, दमन से लेके जो हमारा कह सकते हैं गोवा तक का क्षेत्र है, दमन से लेकर गोवा तक का, ये गोवा तक का क्षेत्र है बेटा, इसको हम बोलते हैं कोंकण क्षेत्र। नोट करिएगा इसको, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कहाँ से, दमन से लेकर गोवा तक का ये जो तट है उसको हम कोंकण तट बोलते हैं, ठीक है बेटा। गोवा से लेकर कर्नाटक का जो तट है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं केनरा तट। याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, केनरा तट, ठीक है बेटा। कहाँ से कहाँ तक, गोवा से लेकर कर्नाटक तक का क्षेत्र। और जो कर्नाटक से लेकर केरल तक का ये क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं बेटा मालाबार तट। ये अक्सर नाम आप सुनते होंगे कि मालाबार तट क्या है, तो आज जान लीजिए ये हमारा मालाबार तट है। तो फिर से समझिए, गुजरात से लेकर जो हमारा दमन तक का क्षेत्र है काठियावाड़ तट, दमन से लेकर गोवा तक का कोंकण तट, गोवा से लेकर कर्नाटक तक का तट जो है केनरा तट के नाम से जाना जाता है। और हम यूँ कहें कि जो हमारा कर्नाटक से लेकर केरल तक का तट है उसको हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गया बेटा पूर्वी तट का हमने डिवाइडेशन पढ़ा, कितने भागों में उसको डिवाइड किया गया है। अब हम केरल से लेके देखें, केरल से लेके जो आंध्रा तक का क्षेत्र है ना बेटा, आंध्रा तक का क्षेत्र यानी आंध्र प्रदेश तक का क्षेत्र, उसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट करिएगा, कोरोमंडल तट, ठीक है। और उसके बाद हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश से लेकर जो पश्चिम बंगाल तक का जो तट है उसको हम बोलते हैं डेल्टा तट। क्या बोलते हैं बेटा, डेल्टा तट, ठीक है। तो ये हमारे सारे तट हो गए, काठियावाड़, कोंकण, केनरा, मालाबार, कोरोमंडल और डेल्टा तट, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, सुनते होंगे तटीय मैदान, तो तटीय मैदान क्या होते हैं, इसको डिवाइड करके इसको हम नोट कर लीजिएगा। अब आइए पढ़ते हैं कि तटीय मैदान क्या होते हैं। तो भारत के तटीय छोर से, याद रखिए बेटा, भारत के तटीय छोर से 10 से लेकर 30 किलोमीटर तक के चौड़े, भारत के तटीय छोर से लेकर 10 से लेकर 30 किलोमीटर चौड़े जो क्षेत्र है ना, ये मैदान है ना, ये सब मैदान है बेटा, इसको हम बोलते हैं समुद्र तटीय मैदान। क्या बोलते हैं बेटा, तटीय मैदान। ये कितना से कितना चौड़ा हो सकता है, 10 से लेकर 30 किलोमीटर तक चौड़ा हो सकता है। ओके बेटा, ये हमारा तटीय मैदान हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो डेल्टा क्षेत्र अभी हमने बताया ना, डेल्टा तट, डेल्टा तट में जो हमारा मैदान पाया जाता है इतना दूर में, इसको हम कहते हैं उत्तरी सरकार। किस नाम से जाना जाता है,
उत्तरी सरकार, ये भी याद रखिएगा। जो डेल्टा तट अभी हमने चर्चा किया था कि डेल्टा तट क्या होते हैं, आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक का तट डेल्टा तट कहलाता है, और डेल्टा तट पे जो मैदान पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं उत्तरी सरकार, ठीक है ना। अच्छा बेटा, ये जो पूरब की तरफ हमारे तटीय मैदान पाए जाते हैं, पूरब की तरफ जो तटीय मैदान पाए जाते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान, और जो पश्चिम तक के तरफ हम तटीय मैदान हमारे पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। जैसे पूरब की तरफ जो तटीय मैदान है उनको हम पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं, और जो पश्चिम की तरफ तटीय मैदान पाए जाते हैं बेटा उसको हम बोलते हैं, इधर की तरफ उसको हम बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। तो ये रहा बेटा विस्तार से चर्चा आपके तटीय भाग का। अब कुछ हम सीमाओं के विषय में चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने उस वहाँ पे सीमाएं पढ़ा, रेड क्लिफ रेखा या मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा या त्रिपुरा शून्य रेखा, उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ सीमाएं बनाई गई हैं समुद्र में भी। तो आइए उसके विषय में कुछ चर्चा कर लेते हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत कम जगह आप सुनने को आपको मिलेगा। देखिए बेटा, जो हमारा ये तटीय छोर है ना, तटीय छोर से लेकर 12 समुद्री मील, क्या 12 समुद्री मील। अब समुद्री मील कौन सा मात्रक होता है, तो इसको आसान करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर होते हैं। कितने किलोमीटर होते हैं बेटा? 1.8 किलोमीटर। अब उससे कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि कितने दूर तक की बात करी जा रही है। तो समुद्र तट से या समुद्र छोर से, हमारे भारत के जो छोर है समुद्र के किनारे पर बसा हुआ, वहाँ के अंतिम छोर से लेके 12 किलोमीटर तक का जो हमारा, 12 किलोमीटर नहीं कहेंगे, 12 समुद्री मील तक का जो सीमा है ना बेटा, यहाँ पे एक सीमा बनाई गई है और उसको हम कहते हैं टेरिटोरियल सीमा। क्या बोलते हैं बेटा? प्रादेशिक समुद्री सीमा। हिंदी में अगर बोला जाए इसको तो बोलेंगे प्रादेशिक समुद्री सीमा। ठीक है बेटा, प्रादेशिक समुद्री सीमा कहाँ कितने दूर तक पाया जाता है, तो कहेंगे छोर से लेके 12 समुद्री मील दूर तक। और इस सीमा में भारत को कौन कौन से अधिकार हैं? सबसे पहला अधिकार जल का अधिकार है, इसके जल का यूज भारत कर सकता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा अधिकार है बेटा, समस्त अधिकार तो है ही है, लेकिन यहाँ पे जल का अधिकार है, सबसे प्रमुख हमारा अधिकार है। अब दूसरी सीमा की बात करें तो समुद्र तट से लेके 24 समुद्री मील तक, यानी इसका दुगुना 24 समुद्री मील तक की दूरी को, सीमा को, जो उसकी 24 समुद्री मील पर जो सीमा बनी हुई है उसको हम बोलते हैं बेटा समीपस्थ मंडल। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, उसको बोलते हैं समीपस्थ मंडल, समीपस्थ मंडल बोलते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इसमें भारत को कौन कौन सा अधिकार है, तो इसमें भारत को वित्तीय अधिकार है, रुपए पैसे का बेटा अधिकार, वित्तीय अधिकार है। वित्तीय अधिकार का मतलब इसमें भारत कोई सीमा शुल्क वसूल सकता है, कोई वाहन आते हैं जैसे मालवाहक यान समुद्री यान जो चलते हैं उसमें, उससे वो भारत टैक्स वसूल सकता है। तो याद रखिएगा कि 12 किलो समुद्री मील तक की दूरी को हम प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं, उसमें भारत को जल का अधिकार है। और 24 समुद्री मील तक की दूरी को पे जो सीमा है उसको हम समीपस्थ मंडल कहते हैं, वहाँ पर भारत को समस्त वित्तीय अधिकार है, यानी टैक्स वसूलने का, पैसा लेने का अधिकार वहाँ तक भारत को है। ठीक है बेटा। अब एक और समुद्री सीमा आती है समुद्र तट से 200 समुद्री मील दूर तक। कहाँ तक? 200 समुद्री मील दूर तक। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा अनन्य आर्थिक अधिकार क्षेत्र। क्या बोलते हैं? अनन्य आर्थिक अधिकार क्षेत्र। ये अनन्य आर्थिक अधिकार क्षेत्र है। अब अनन्य आर्थिक अधिकार क्षेत्र में भारत को कौन कौन से अधिकार हैं, तो इतने दूर तक, यानी 200 समुद्री मील दूर तक भारत कोई वैज्ञानिक रिसर्च कर सकता है, वैज्ञानिक खोज कर सकता है। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे समस्त प्राकृतिक संसाधन पे भारत का अधिकार होगा, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है भारत। ठीक है, ये इसके अधिकार। और द्वीपों को बना सकता है, द्वीपों का निर्माण कर सकता है। तो याद रखिएगा 3 समुद्री सीमाएं हैं, एक हो गया प्रादेशिक समुद्री सीमा, दूसरा हो गया समीपस्थ सीमा, और तीसरा हो गया अनन्य अधिकार क्षेत्र सीमा, अनन्य आर्थिक अधिकार क्षेत्र सीमा। ठीक है बेटा, कौन कौन से अधिकार हैं ये भी मैंने आपको इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। तो बेटा ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अभी कुछ विषय हमारे शेष रह जा रहे हैं, उसको हम अगले वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज आपको अच्छी नॉलेज देने में मैं सफल रहा हूँगा और आपको समझ में भी आया होगा।
और अगर ऐसा आपको महसूस होता है कि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक अवश्य करें, और अगर आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। और इस वीडियो को जो अपने अनेक जो आपके सहपाठी हैं या आपके अनेक मित्र हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं, या जो यूपीएससी की परीक्षा के लिए आगे तैयारी करेंगे, उन सब तक अवश्य सेंड करिए ताकि वे भी अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।